इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पॉलिस 24 न्यूज देख रहे हैं आप, मेरे यानी अक्षता रावत के साथ। और वक्त तो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम और आदि कैलाश यात्रा मार्गों के लिए विशेष चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। लखनऊ में अंशकालिक प्रशिक्षक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को किया संबोधित। कहा कि सरकार केवल घोषणा नहीं करती बल्कि जमीनी स्तर पर कार्य करके दिखाती है। बलिया में स्वर्णकार बोर्ड के गठन को लेकर सियासी बयानबाजी तेज। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर किया पलटवार। कहा कि उनकी सरकार अब कभी भी नहीं आएगी। मसूरी में महंगाई और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। पिक्चर पैलेस चौक पर कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर किया पुतला दहन। प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता और पूर्व विधायक जोत सिंह गुंसोला भी रहे मौजूद। रामनगर में भी बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। पूर्व विधायक रंजीत रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रानीखेत रोड पर फूका बीजेपी सरकार का पुतला। साथ ही राहत न मिलने पर दी बड़े जन आंदोलन की चेतावनी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सीएम कैंप कार्यालय से चार धाम और आदि कैलाश यात्रा मार्गों के लिए विशेष चिकित्सा वाहन रवाना किए। एचडीएफसी बैंक द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सीएसआर पहल के तहत प्रदान किए गए वाहन तीर्थयात्रियों को पहाड़ी रास्तों पर तत्काल आपातकालीन चिकित्सा सहायता देंगे। राज्य सरकार यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री ने हाल ही में ऋषिकेश से यात्रियों के लिए बसों को भी हरी झंडी दिखाई दी और स्वास्थ्य शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंशकालिक प्रशिक्षक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार केवल बोल नहीं रही है बल्कि करके भी दिखा रही है। हमने 23 में स्वेच्छा से विद्यालय परिवर्तन का विकल्प भी दिया था, जिसमें 4000 से अधिक अनुदेशकों को स्वेच्छा के अनुसार विद्यालय परिवर्तन करने का अधिकार दिया है। हमने स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया था। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिसर के विद्यालयों में संतृप्तिकरण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। हम कह सकते हैं कि आज 96 विद्यालय ऐसे हैं जहां सभी सुविधाएं उपलब्ध है जो कि आवश्यक। मानदेय केवल हमारी सरकार बढ़ा पाई थी 2000 रुपए, और 22 के बाद फिर 26 में आज फिर से हम लोगों ने इस मानदेय की बढ़ोतरी के साथ आज आपको यहां पे चेक भी वितरित किए हैं और तत्काल इसको लागू भी कर दिया है। पैसा आपके अकाउंट में मिल जाएगा। इसके साथ ही कैशलेस की सुविधा भी इसके साथ जोड़ दी गई कि आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा दें। पोर्टल में जैसे रजिस्ट्रेशन होगा हम उसके कार्ड के वितरण की कार्रवाई भी शुरू कर देंगे, क्योंकि ये आपको स्वास्थ्य की सुविधा के साथ उस सुरक्षा की गारंटी देगी जो आप एक बच्चे को उपलब्ध करवाते हैं। हम लोगों ने 19 में एक और व्यवस्था दी थी, और वह दी थी 6 माह का मानदेय सहित मातृत्व अवकाश का भी सुविधा। ये हमारी सरकार ने 2019 में भी प्रदान किया था। यानी ये सरकार की संवेदना को बताता है कि केवल सरकार बोल नहीं रही है बल्कि वह करके दिखा भी रही है। और उन सब कार्यों के साथ हम लोगों ने 23 में एक और व्यवस्था की थी कि स्वेच्छा से विद्यालय परिवर्तन का विकल्प भी हम लोगों ने दिया था, और 4000 से अधिक अनुदेशकों को उनकी स्वेच्छा के अनुसार विद्यालय भी परिवर्तन करने का अधिकार दिया।
आज हमारा जो कैशलेस जो ये मानदेय बढ़ोतरी का है और 1 अप्रैल से लागू हो गया है, मई में आपका वो मानदेय प्राप्त हो गया होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके परिश्रम के कारण आज बेसिक शिक्षा परिषद की कायाकल्प होती हुई दिखाई दी है। हम मानते हैं कि जब राजनीतिक नेतृत्व ही भ्रष्ट हो और निर्णय का शिकार हो, स्वयं दिग्भ्रमित हो, तो अपने असफलता का दोषारोपण शिक्षकों पर, अनुदेशकों पर या अन्य कार्मिकों पर नहीं थोपा जाना चाहिए। यही होता था जब बेसिक शिक्षा बंजर जैसी स्थिति में थी, तो बंदी के कगार पर थी, अव्यवस्था का सा वातावरण था। स्वर्णकार बोर्ड के गठन को लेकर दिए गए बयान पर उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। इस मुद्दे पर बलिया में प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार किया है। मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि वो कुछ नहीं करेंगे, ना ही कभी उनकी सरकार आएगी। 2012 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय मुलायम सिंह यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और बाद में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन इसके बाद से वो लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं। कुछ नहीं करेंगे और न उनकी सरकार आने वाली है। मुंगरी लाल का सीन सपने देख रहे हैं। 2012 में माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी ने उनको चुनाव नेताजी के चेहरे पर लड़ा गया, नेताजी ने उनको मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया। उसके बाद वो लगातार हार रहे हैं। मुख्यमंत्री थे वो 2014 में 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त की। 17 में वो खुद मुख्यमंत्री थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, 330 सीटें भारतीय जनता पार्टी पाई। 2019 में अपने घोर विरोधी बहुजन समाज पार्टी, जिसको पूर्व और पश्चिम कहा जाता है, कभी एक नहीं हो सकता है, उसके साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन मोदी जी और जोगी जी की लहर को नहीं रोक पाए। 67 सीटें जो है उत्तर प्रदेश में मैंने भारतीय जनता पार्टी पाई और 2022 में कहते थे कि हम 400 सीट पाएंगे। प्रदेश की जनता ने जोगी जी के नेतृत्व में 38 सालों के बाद काम के बल पर कोई दोबारा मुख्यमंत्री बना तो योगी आदित्यनाथ जी बने। तो वो कहते हैं केवल, क्योंकि वो जब से बने हैं तब से वो हार ही रहे लगातार, तो इसलिए उनको अवसर अब नहीं मिलने वाला है। अभी न मोदी जी या न जोगी जी खाली करने वाले हैं। ये सीट रिजर्व हो चुकी है। प्रदेश और देश की जनता ने तय कर लिया है कि मोदी और जोगी जैसा व्यक्ति सदियों में पैदा होते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। हापुड़ में बहुजन समाज पार्टी के विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में मिशन 2027 का बिगुल फूंकते हुए पार्टी ने हापुड़ विधानसभा के 59 से विपिन दीवान को प्रत्याशी घोषित किया है। गढ़ रोड स्थित सुप्रीम पेट्रोल पंप के पास आयोजित सम्मेलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी मुनकाद अली मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन में बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोगों ने भाग लिया और 27 में बसपा की सरकार बनाने का संकल्प लिया। गढ़ रोड स्थित कार्यक्रम स्थल पर आयोजित बसपा के विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे। कार्यक्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी मुनकाद अली, मेरठ मंडल के सेक्टर प्रभारी एवं जिला अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. कदम सहित कई वरिष्ठ पार्टी नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी ने हापुड़ विधानसभा 59 से विपिन दीवान को प्रत्याशी घोषित किया है। सम्मेलन में कश्यप समाज सहित विभिन्न समाज के लोगों ने विपिन दीवान का समर्थन किया। वहीं मनोज कश्यप गोयना वालों ने रुपयों की माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया है। आज हापुड़ विधानसभा के कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ साथ सर्व समाज के भाई भारी तादाद में इकट्ठा हुए और हम लोग इस कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का एक पैगाम लेकर आए। जैसा कि आपको मालूम है, 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव होने वाला है। उसके लिए बहुजन समाज पार्टी ने पूरी तैयारी की है और उसी कड़ी में आज हम अपने नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर यहाँ से प्रत्याशी घोषित करने के लिए पहुँचे हैं। हम और हमारे साथ में हमारी पार्टी के बहुत सीनियर हमारे साथी सतपाल पेपला जी, मेघानंद जी और बहुत सारे साथी हैं। हम लोग सब पहुँचे हैं और अपने
अपने नेता आदरणीय बहन जी के निर्देश पर यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी विपिन दीवान जी को घोषित किया गया है और उसके साथ साथ उन्हें इस विधानसभा का प्रभारी भी नियुक्त किया गया। क्या ये 2027 के चुनाव का आगाज है? बिल्कुल आगाज है और बहुजन समाज पार्टी ने तो 1 साल पहले से चुनाव लड़ना शुरू कर दिया है। आज सर्व समाज के भाइयों के बीच में हम लोग पहुँच रहे हैं, अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं, अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ा रहे हैं और अपनी पार्टी को हर स्तर पर सर्व समाज के बीच में जो 4 बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार चली है उसकी उपलब्धियां गिना रहे हैं। अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पर बयान वायरल हो रहा है। गेस्ट हाउस कांड के बाद हमने मायावती जी के साथ गठबंधन ज़्यादा सब चीज़ों को बुलाते हुए और हम उसमें नाकाम रहे और अगर अब बहन जी उनके साथ जाना चाहेंगे? देखिए, ये हमारी नेता आदरणीय बहन जी के स्तर का मामला है, इसका जवाब आदरणीय बहन जी देंगी। अभी हम लोग किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे आदरणीय बहन जी के निर्देश। अभी भाजपा सरकार द्वारा जिला देखिए, ये जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का शासन है या जिस तरीके की सरकार है, ये किसी से छुपी नहीं है। वो पूरी द्वेष के हिसाब से काम करते हैं और उसी के आधार पर हो सकता है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। देखिए, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। आपने देखा होगा 4 बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार चली, सर्व समाज के हित के कार्य हुए, सर्व समाज के हित में फैसले हुए, सर्व समाज का विकास हुआ, सर्व समाज को रोजगार दिया गया, ऐसी कानून व्यवस्था दुरुस्त की गई। कोई 4 बार की सरकार में कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, न किसी हिंदू भाई की जान गई, न किसी मुसलमान भाई की जान गई। और कैसी कानून व्यवस्था साबित करके दिखाई कि बड़े से बड़ा अधिकारी सुबह 10 बजे गरीब भाई की बात सुनता था और कैसी कानून व्यवस्था थी, कैसा भाईचारा पैदा करके दिखाया, उसकी एक मिसाल कायम कर दी। और आज यही वजह है कि सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी की सरकार को याद कर रहा है और हमें पूरी उम्मीद है सर्व समाज के भाई बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ेंगे और हम 2027 में सरकार बनाएंगे। अच्छा नेताजी, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की बात करती है, लेकिन बहुजन सबके नेता बहुजन समाज पार्टी में, लेकिन सभी नेता दलित समाज में आगे बैठ जाते हैं, तो कैसे सरकार बनाओगे आप? देखिए, जहाँ तक मामला है, आपको गलत फहमी है। हम लोग चाहे कोई भी किसी भी तबके के, अब आप मुझे ले लीजिए, नहीं 2 साल 3 साल से हम मेरी बात सुन लिए, किसी भी समाजों को बैठक नहीं करते आपके लोग। ऐसा कुछ नहीं है, सर्व समाज के बीच में बैठक हो रही है। कल मेरे प्रोग्राम मसूरी में देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि आम जनता को राहत देने के लिए महंगाई और बेरोजगारी पर तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण आम जनता लगातार आर्थिक संकट का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है, लेकिन सरकार जनता की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रही। इस मौके पर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि देश की जनता महंगाई की मार से परेशान है, जबकि केंद्र सरकार केवल बड़े बड़े दावे करने में व्यस्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि रोजगार के अवसर लगातार कम हो रहे हैं और युवा भविष्य को लेकर चिंतित है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वर्ष 2014 में किए गए कई वादे आज तक पूरे नहीं किए गए। उन्होंने दावा किया कि जनता अब सरकार की नीतियों को समझ चुकी है और आने वाले समय में इसका जवाब देगी। जनमत और जनता ने जो है अपना विरोध दर्ज कराया और वो विरोध भी मान्यवर का जो है महामहिम का पुतला दहन इसलिए हुआ क्योंकि महंगाई की मार इतनी चरम पर पहुंच चुकी है कि अब जनता असहाय हो चुकी है। बेरोजगारी इतनी चरम पर जा चुकी है, अब जनता असहाय हो चुकी है। स्वास्थ्य की सेवाएं चरमरा रही हैं, जनता असहाय हो चुकी है। खेत खलिहान का कृषक जो है वो अपनी जमीन में पैदा कर रहा है, लेकिन उसकी पैदावार को नरेंद्र मोदी जी ने जो है अमेरिका के लिए बाजार खोल के उसको बर्बाद करने का काम कर दिया है। ये नीतियां, उद्योग, छोटे छोटे उद्योग थे, उनमें हमारे नौजवान काम करते थे। आज ये देखिए, आज लगभग 6 लाख छोटे छोटे व्यवसाय उद्योग बंद कर दिए गए। 10,000 करोड़ नौजवान जो है सड़कों पर आ चुका है और उनकी उद्योग नीति ये है कि आज ये देखिए कि हम इतने सालों में क्या मोदी जी बताएंगे
कि आप कितने देशों को घूम के आए और देश घूम के आने के बाद कितने इन्वेस्टर इस हिंदुस्तान में आए, ये जवाब देने। लेकिन 2023 में 6000 इन्वेस्टर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इस देश को छोड़ गए, दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये कौन सी उद्योग की नीति है, कौन सी उद्योग की क्रांति है, कौन से युवा के गले में छुरी लगाने का काम हो रहा है? कहां से ये हिंदुस्तान जो है चरम सीमा पर जाने की कोशिश कर रहा है कि हम चंद्रायन पर जाएंगे। अरे ये तो जितने व्यवसाय, जितने पीसीओ थे उनको सब खपा दिया। आज ये बताने की कोशिश करेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी कि ख्याली अडानी को पूरे देश का पैसा पर कैपिटा उनको देने के बाद भी आज हमको कहते हो अंबानी और अडानी को जो है माफ कर देंगे, और जनता को कहते हो 1 साल तक सोना मत खरीदे, 1 साल तक जो है आप हवाई यात्रा न करें। वही नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि मैं चप्पल वाले को हवाई जहाज में जो है मुहैया कराऊंगा, इतनी आर्थिक मजबूती दूंगा। अगर 50 दिन में कुछ नहीं कर पाया तो मुझे चौराहे पर जो है आप टांग देना। आज कहाँ गया 15 लाख, कहाँ गया 2 करोड़ पर साल का युवाओं का रोजगार? देखिए 2014 में एक जुमले के साथ भाजपा सरकार ने अपनी एंट्री करी कि अच्छे दिन आएंगे। अरे वो कहाँ है वो अच्छे दिन? आज तो 13 साल हो गए। इतने बुरे दिन आ गए हैं कि जब 2014 से पहले जरा सा सिलेंडर 50 रुपए में महंगा होता था, प्याज महंगी होती थी, तो यही भाजपा के नुमाइंदे और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर जाते थे, हल्ला मचाते थे। आज 3 गुना महंगाई हो चुकी है। ये 5 स्टेटें के सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रहे थे। अगर इतनी वैश्विक महामारी आ रखी थी, कोई अंदाजा था आपको? तो 5 चुनाव के स्टेट को आप टालते, आप कहते कि वहां भी राष्ट्रपति शासन लगाएगा, अभी कोई खर्चा नहीं किया जाएगा। वहां आपने पूरा तंत्र लगाया, शासन प्रशासन का प्रयोग किया, सारे हेलीकॉप्टर दौड़ाए, बड़ी बड़ी जनसभाएं कही, तब महंगाई नहीं थी। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, असम के मुख्यमंत्री के जब शपथ ग्रहण समारोह होता है, वहां करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, तब महंगाई नहीं थी। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म, शपथ ग्रहण खत्म, महंगाई शुरू। और कौन झेल रहा है? जो चुनाव में इन्होंने पैसा खर्च किया, अब वो फिर जनता से वसूलेंगे। अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। पहले कमर्शियल गैस के, मसूरी एक पर्यटक स्थल है, पूरा पर्यटन पे आधारित है। आज गैस सिलेंडर जो है वो 3000 को हो चुका है कमर्शियल। कैसे यहाँ का पर्यटन व्यवसाय चलेगा? अधिकतर यहाँ के रेस्टोरेंट और दुकानदारों ने चाय बनाना बंद कर दिया है कि 3000 के सिलेंडर में हमें कहीं मुनाफा नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने चाय बनाना बंद कर दिया है कि हम किसी भी पर्यटक को 50 रुपए की चाय नहीं देंगे। तो इन्होंने, क्योंकि ये रोजगार पर आघात है और मसूरी के जो रोजगार है वो पर्यटन पर आधारित है। महंगाई की मार से लगातार हम झेल रहे हैं। दूध में बढ़ोतरी हो रही है, साथ साथ घरेलू गैस में बढ़ोतरी हो रही है, और पता नहीं आने वाले दिन में और कितने अच्छे दिन दिखाने वाले हैं मोदी जी। बहुत देख लिया आपके अच्छे दिन। अभी भी हम जनता से कह रहे हैं कि जाग जाइए और ऐसी निरंकुश सरकार को इस यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम कीजिए। कल मैं सुन रहा था यहाँ के हमारे काबीना मंत्री 15 साल हो गए, जिनको अभी तक भी तहजीब और लहजा नहीं आया बोलने का। वो जिनके जो मीडिया उनके पक्ष में लिखती है वो तो बहुत अच्छी मीडिया है, अगर वो मीडिया उनके खिलाफ लिख देती है तो वो सीधा मीडिया को कहते हैं कि टप्पूंजिया पत्रकार हैं। वहीं रामनगर में भी देश में लगातार बढ़ रही महंगाई, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक रंजीत रावत के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस ने सरकार पर आम आदमी की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और बढ़ती महंगाई के विरोध में भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व विधायक रंजीत रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रानीखेत रोड पर प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार का पुतला भी दहन किया। कार्यकर्ताओं के हाथों में तख्तियां और बैनर थे जिन पर महंगाई के विरोध में नारे लिखे गए थे। डीजल पेट्रोल की बड़ी कीमतें वापस लो, बहुत हुई महंगाई की मार, बस करो भाजपा सरकार और हमें लौटा दो पुराने दिन जैसे नारों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश जताया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण आम आदमी का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है और जनता आर्थिक संकट से जूझ रही है। साथ ही कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि जल्द महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। 6 दिन लाने का वादा करने वाली और हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में घुमाने का वादा करने वाली सरकार ने लोगों की लंगोट तक उतार दी है
और प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं सोना कम खरीदो, पेट्रोल डीजल कम यूज करो और तो और खाने का तेल भी कम खाओ। घी खरीदने लायक छोड़ा नहीं, तेल खरीदने नहीं दोगे, सोना खरीदने लायक नहीं छोड़ा। तो आज ये अच्छे दिनों का जो वादा किया था उसके विपरीत जो है दिन ब दिन अर्थव्यवस्था हमारी गिरते जा रही है। रुपया 96 को पार कर चुका है, शतक लगाने वाला है और प्रधानमंत्री देश विदेश घूमने में मस्त हैं। और नौटंकी ये हो रही है कि मंत्री पैदल चल रहे हैं और साइकिल से चल रहे हैं और फ्लीट उनकी पीछे से आ रही है। या तो फ्लीट को घर खड़े करें, तो नाटक करना बंद करें, देश की अर्थव्यवस्था को संभालें। अकेले ईरान, अमेरिका, इजराइल का युद्ध हिंदुस्तान के लिए नहीं हो रखा है। मैं बताना चाहूँ आप लोगों के माध्यम से कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने इन परिस्थितियों में भी डीजल और पेट्रोल के दाम घटाए हैं, 2 देशों ने घटा रखे हैं। तो ये क्या बहाना है कि अपने यारों के लिए जो है पूरी सरकार को, पूरे देश को कुर्बान किया जा रहा है। इसलिए हम कांग्रेस के लोग आज विरोध में उतरे। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के संकल्प के साथ नशा मुक्ति जन जागरण संयुक्त अभियान समिति उत्तराखंड राष्ट्रीय शराबबंदी संयुक्त मोर्चा नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 24 और 25 मई को देहरादून में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में देश भर से सामाजिक संगठनों, आंदोलनकारियों, नशा मुक्ति अभियानों से जुड़े प्रतिनिधि शामिल होंगे। रामनगर में आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजन समिति के सदस्य एवं राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी ने सम्मेलन की जानकारी दी। रामनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रभात ध्यानी ने बताया कि देहरादून स्थित जैन धर्मशाला में होने वाले इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य देश भर में नशे के खिलाफ चल रहे अभियानों को अनुभव साझा करना और भविष्य की संयुक्त रणनीति तैयार करना है। उन्होंने कहा कि नशा अब केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय संकट का रूप ले चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित देशी विदेशी शराब की दुकानों और बारों के अलावा चरस, गांजा, स्मैक, हेरोइन, ब्राउन शुगर, नशे के इंजेक्शन जैसे प्रतिबंधित नशे गांव-गांव और गली-गली तक पहुंच चुके हैं, जिसका सबसे अधिक असर बच्चों और युवाओं पर पड़ रहा है। उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, व्यापारिक, छात्र, महिला, किसान और मजदूर संगठनों को इस अभियान में एकजुट होकर भाग लेने और देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को सफल बनाने की भी अपील की है। ये जो पत्रकार वार्ता है, ये जो 24-25 मई 2026 रविवार सोमवार को देहरादून के जैन धर्मशाला में पूरे देश के अंतर राज्यों का एक सम्मेलन नशे के खिलाफ वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है कि नशे के खिलाफ कैसे हम सब लोग संयुक्त रूप से जन जागरण करें, कोई संयुक्त रणनीति बनाएं और लोगों को नशे को जो एडिक्ट हो रहे हैं उसको रोकें। सरकार पर जो कार्यपालिका जिन पे जिम्मेदारी है रोकने की, वो उनके साथ कैसे तालमेल बनाएं और जो सरकार की जो नीति है वो ऐसे हो रही है कि जो शराब और नशे को बढ़ावा दे रही है। तो ये सारे दोनों विषयों को लेकर के देहरादून में सामाजिक राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक होने जा रही है। हम कहना चाहते हैं कि नशा एक राष्ट्रीय समस्या बन चुका है और हमारी पूरी युवा पीढ़ी को उसने अपनी जद में ले लिया है। उसके कारण हम देख रहे हैं कि लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, दुर्घटनाएँ हो रही हैं, परिवार टूट रहे हैं, समाज में विघटन हो रहा है और राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। इसलिए गंभीर समस्या है और इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके ये राष्ट्रीय समस्या, इसके खिलाफ सब लोगों को एकजुट होना है। और हम अपील करना चाहते हैं पूरे प्रदेश के लोगों से, जो भी इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, नशे के खिलाफ सहयोग करना चाहते हैं, उसमें एक पार्टनर के रूप में काम करना चाहते हैं, उनसे हम उनको आमंत्रित करते हैं और ये हम 24-25 को देहरादून में भी वो अपनी भागीदारी निभाए, ये हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर एक बार फिर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। ठाकुरपुर रोड स्थित खसरा नंबर 23 मौजा मिट्टी बड़ी की सरकारी जमीन पर दोबारा कब्जे की कोशिश किए जाने का आरोप लगा है। वर्ष 2018 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने यहां अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर लगभग 72 दुकानों को हटाया था, लेकिन अब फिर से उसी भूमि पर निर्माण और कब्जे की कोशिशें शुरू हो गई है। स्थानीय निवासी आकाश यादव ने मामले की शिकायत जिलाधिकारी देहरादून से फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से की। हमारे संवाददाता प्रेमचंद ने आकाश यादव से बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहना है आकाश यादव का। जो है वर्ष 2018 में इन लोगों की बेदखली भी हो चुकी है। तहसीलदार महोदय ने इनकी बेदखली करी, इन्होंने उस आदेश की रिवीजन करी एडीएम साहब के यहाँ, वहाँ से भी इनकी सारे मुकदमे खारिज हुए। मुकदमे खारिज होने के बाद ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से भी 2023 में इनके सारे मुकदमे खारिज हो चुके हैं। उसके बाद भी लगातार अतिक्रमण कर रहे हैं। मैंने कई शिकायतें जितने भी जिलाधिकारी कार्यकाल में रहे उनको भी करी। मैंने जो
आज हमारे वर्तमान के जो जिलाधिकारी महोदय हैं बहुत ही ईमानदार हैं। मैंने 2-3 बार उन्हें भी शिकायत करी, तो उन्होंने शिकायत करने के बाद उन्होंने एसडीएम साहब को मौका मुआयने और इसमें अतिशीघ्र कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया। उन्होंने अब उसके आगे एसडीएम साहब ने क्या करा मुझे उसकी जानकारी नहीं है। बीच में क्या हुआ, बीच में जितनी भी जमीनें इस खाली पड़ी हुई थी, शुरू में जो अतिक्रमणकारी ने खोखे बना लिए, तो जमीनें और भी खाली पड़ी थी, उसमें भी लगातार जैसे शनिवार इतवार की छुट्टी होती है तो उसमें भी टीम के खोखे बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब मेरे शासन प्रशासन का कोई डर नहीं है। कैंट क्षेत्र कैंट बोर्ड है, कैंट बोर्ड सीओ साहब को बोलो शिकायत करो, वो कहते हैं कि बेदखली भूमि जो है राजस्व विभाग के स्वामित्व में है, इसलिए बेदखली की कार्रवाई भी उन्होंने करी, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी वो करेंगे और कैंट बोर्ड वाले कुछ करना नहीं चाहते। अब बताओ हम कहाँ जाएं? ये सारी जमीनें तो ऐसे सरकारी जमीनें प्रेम नगर की सारी कब्जा हो जाएंगी, कौन छुड़ाएगा इन्हें? ये तो शासन प्रशासन की दोनों कमी है। अब यदि आप कहते हो कि हमारी जमीन नहीं, तो आप संयुक्त टीम बनाओ ना, एक कैंट बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों को बुलाओ और आप अपने राजस्व के जितने भी अधिकारी उन्हें बैठा के संयुक्त टीम बना के सारा अतिक्रमण हटाते क्यों नहीं? ऐसे तो पूरे प्रेम में भी सारी सरकारी जमीनें कब्जा हो जाएंगी, जबकि आपने खुद इनकी बेदखली करी है। तहसीलदार महोदय ने मुकदमे चले 122 का नोटिस दिया था, उसमें सबकी बेदखली हो चुकी है। बेदखली होने के बाद भी आज तक अतिक्रमण नहीं हटाया। अब इसके लिए क्या मैं बार बार पीएल करता रहूंगा हाईकोर्ट में जाके? मेरा तो यही काम हो जाएगा। तो शासन प्रशासन काय के लिए बैठा है? काम करने के लिए बैठा है, नहीं बैठा? कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। लोगों ने रोडे घेर ली पूरे प्रेमनगर बाजार में, लोगों ने दुकान के आगे 10-10 फीट आगे छज्जे निकाल दिए, छज्जे निकालने के बाद नाले कब्जा कर दिए। पार्लर स्लिप शॉप देख लो, 15 फीट आगे दुकान पे काउंटर लगा रखे, काउंटर लगाने के बाद उसके बाद रोड पर पार्किंग बना दी। कोई बोलने वाला नहीं है, ना पुलिस काम करती है, ना कैंट बोर्ड काम करता है, ना राजस्व विभाग काम करता है। क्या होगा बताओ इस देश का? मुझे समझ नहीं आता प्रेमनगर का ऐसा कौन सा खौफ शासन प्रशासन को है। और ये तो हमारे जिलाधिकारी महोदय, ये तो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, ऐसा कोई काम नहीं जो इन्होंने कराना हो, लेकिन ये प्रेमनगर से पीछे छोड़ते में तो 2 बार शिकायत कर दी। आप संज्ञान क्यों नहीं लेते शिकायत में कि हुआ क्या? और आज शनिवार का दिन है, फिर 2 दुकानें बनाना शुरू कर दी। कल संडे वो खोखे पूरे तैयार हो जाएंगे, हटाएगा कौन? कैंट बोर्ड को शिकायत करके कोई फायदा नहीं। ये जितने भी प्रेमनगर के नेता हैं, इन सब लोगों की सांठगांठ है। प्रेमनगर थाने में आप शिकायत करोगे, वो तो कह देंगे कि भाई भूमि संबंधी विवाद है, आप राजस्व विभाग के पास जाएं, पुलिस इसमें कोई मदद नहीं करेगी। अच्छा बचा बाकी लोग, इनमें कई नेता हैं प्रेमनगर की जिनकी दुकानें बीच में इन्होंने टीम के खोखे बना लिए। कई भाजपा के नेता हैं, कई कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने सब कब्जा कर लिया है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने यहाँ भी कब्जा किया, पूरे प्रेमनगर में कई मकान और दुकान कब्जा कर लिए। अरे कौन छुड़ाएगा? और ये इसमें तो डीएम साहब तहसीलदार महोदय ने 122 का नोटिस देने के बाद, बेदखली की कार्रवाई होने के बाद, रिवीजन खारिज होने के बाद, हाई कोर्ट से रिटे खारिज होने के बाद भी मेरे को समझ नहीं आ रहा प्रशासन ने अतिक्रमण क्यों नहीं हटा पा रहा। जब वो नहीं कर पा रहे तो कौन करेगा? अच्छा मैं भी कितने दिन लड़ूं? पूरी रोडे कब्जा हो गई, प्रेमनगर की सरकारी जमीन पे मकान बन गए, टीम के खोखे बन रहे, कोई रुकवाने वाला तो हो। एक टीम गठित हो, कैंट बोर्ड को बुलाओ, राजस्व की टीम को बुलाओ, दोनों को साथ में खड़े होकर जितने आदेश आपने निरस्त करें, जितने 122 की बेदखली हुई, जितनी जमीन खाली है, सब नपवा के अतिक्रमण तुरंत हटाने का कष्ट करें। मेरा तो यही निवेदन है। डीएम साहब आप बहुत ईमानदार आदमी है और जो काम आपने देहरादून के लिए करा वो कोई कर भी नहीं सकता। एक मेरा निवेदन है, लास्ट काम इस प्रेमनगर का खसर नंबर 23 से अतिक्रमण हटा देंगे तो बड़ी आपकी कृपा होगी। गोंडा सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में मंडलायुक्त और आईजी ने फरियादियों की शिकायतें सुनी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी मामलों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान भूमि विवाद, अवैध कब्जा, बिजली, पेंशन विरोध से जुड़े मामलों पर विशेष रूप से सुनवाई की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर सदर तहसील पहुंचे। मंडलायुक्त और आईजी ने एक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए। अधिकारियों ने कहा कि जनता की समाधानों का त्वरित समाधान सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भूमि विवाद, अवैध कब्जा, बिजली और पेंशन से जुड़े मामलों पर विशेष फोकस रखा गया है। वहीं पुलिस मामलों में निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। ताजा मामला मालवीय नगर का है, जहां सुधीर कुमार सोनी पर नजूल भूमि पर बिना मानचित्र स्वीकृति के नियमों को दरकिनार कर 3 मंजिला मकान निर्माण कराने का आरोप लगा है। इस अवैध निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। आरोप है कि कई शिकायतों और समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित होने के बावजूद जिम्मेदार विभाग कार्रवाई करने के बजाय केवल नोटिस जारी करने तक सीमित रहा और निर्माण कार्य पूरा हो गया। लोगों ने प्रशासन से मामले की जाँच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। देखिए हमारे संवाददाता तुषांक शुक्ला की ये रिपोर्ट। जनपद गोंडा के जिलाधिकारी कार्यालय में आपको पता है, जनपद गोंडा में इस समय अगर विनियमित क्षेत्र की बात करें, खासकर नजूल भूमि की, तो जनपद गोंडा में कुछ ऐसे भूमाफिया तबके के लोग हैं जो लगातार ऐसी जमीनों खरीद फरोख्त करते हैं
और उस पर अपने रसूख अपने पद का इस्तेमाल करते हुए उस पहले नजुल भूमि के ऊपर अपना मकान खड़ा करते हैं, उसके बाद अच्छे दामों में किसी कैंडिडेट को उसको बेच देते हैं। ऐसा ही मामला पर गोंडा के कोतवाली नगर से पिछले साल 2025 में सामने आया, जहाँ पर सुधीर सोनी नाम के व्यक्ति द्वारा एक अवैध निर्माण किया गया, जो उस पर पूर्णतः नगर पालिका ने भी रोक लगाई, संबंधित अधिकारियों ने भी रोक लगाई, लेकिन आज वो मकान 3 मंजिले के रूप में खड़ा होकर जिला प्रशासन कहीं ना कहीं ठेंगा दिखा रहा है। तो जिला प्रशासन की जो तमाम दावे हैं अवैध विनियमित क्षेत्र को लेके कि इस तरह के नियमों पर एकदम रोक है और कोई भी बिना नक्शे या नजुल भूमि पे मकान निर्माण नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं पूर्णतः फेल होता दिखाई दे रहा है। देखना होगा इस पूरे मामले पे जिले के अधिकारी ऐसे भूमाफिया के खिलाफ या ऐसे जो निर्माण करता है, जो लगातार नोटिसों के बाद तमाम कार्रवाई के बाद भी अपना मकान निर्माण कंप्लीट कैसे कर लेते हैं, नजुल भूमि में आखिर अपना घर कैसे बना लेते हैं, ये बहुत बड़ा चयनित का विषय। आज से कुछ साल पहले कितने मकान बने ये डिपेंड नहीं है, लेकिन जब नियम की सख्ती आई और सरकार ने इस पर कहीं ना कहीं अपना कड़ा रुख अपनाते हुए जिनको छूट दी, उनको जो 1000 या 2000 वर्ग मीटर वाले थे उनको छूट भी दी गई, लेकिन जो बड़े बड़े 3-3 मंजिला 4-4 मंजिला मकान बना ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन गोंडा के लिए एक बड़ा चुनौती है। कैसे लोगों पर कैसे कड़ाई से पालन हो, ऐसे लोगों पर क्या सख्ती करी जाए, कैसे अभियोग पंजीकृत हो, ताकि एक मैसेज जाए समाज में कि नजुल भूमि या बगैर नक्शा पास के निर्माण करना पूर्णतः प्रतिबंधित हो सके जिले में। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज़ गोंडा। गोंडा के वजीरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने जुए के अड्डे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से करीब 2 लाख रुपए से अधिक नकदी और ताश की गड्डियां भी बरामद की है। सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वजीरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम बहादुरा में सार्वजनिक स्थान पर जुए का फड़ संचालित किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर छापा मारा, जहाँ कई लोग जुआ खेलते मिले। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से करीब 2 लाख रुपए से अधिक नकदी और ताश की गड्डियां भी बरामद की गई। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।